संजय जी, जब आप पंचायतों में पहुंच रहे हैं तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आ रही है? जब आप वहां पर पहुंचते हैं और आपके मन में ये चीज आता है, अरे यार अब तक ये काम नहीं हुआ, मैं जीतूंगा तो भाई ये काम सबसे पहले करूंगा। ऐसा कोई काम? अच्छे घर में रह रहे हैं, मिट्टी का घर मैंने देखा। उसके बाद बहुत सारे गांव में घर इसी स्थिति में है। आज भी लोगों के पास सर ढकने के लिए छत नहीं है। उत्साह भी देती है जनता उनको। तो विवेकानंद को सामाजिक चीजों से, सामाजिक सरोकार या विकास की चीजों से कोई मतलब नहीं रहेगा। जमीनी स्तर पर वे काम नहीं करेंगे, ऐसे आपके प्रतिद्वंदियों का हम स्तर पर कार्य कर चुके हैं। सोशल मीडिया में या फिर दिखावा करना हमारा उद्देश्य महोदय। शोभाचंद पात्र जी की धर्मपत्नी और श्रीमती उर्मिलाबाई पात्र पूर्व में जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी है। देशबंधु नायक की धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला देशबंधु नायक जी, वो भी पूर्व में जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी हैं। जब दोनों की पत्नियां जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है, दोनों अपनी पत्नियों को जिला पंचायत के चुनाव जिता चुके हैं। विवेकानंद एक नया खिलाड़ी है चुनावी मैदान के लिए, तो दोनों आपके ऊपर भारी पड़ेंगे क्या? आपके ऊपर भारी पड़ूंगा तिवारी जी, क्योंकि आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है कि वो दोनों की जो पत्नियां हैं वो 2 बार कार्यकाल में रह चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में कुछ विकास नहीं है। आप देख सकते हैं आज भी रोड रास्ता उसी में है। क्या लगता है अनुभव? मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर टोटल 8 कैंडिडेट्स हैं और जो है वो वोट जो है वो डिवाइडेड होने वाला है। समाज का वोट भी थोड़ा बहुत डिवाइडेड हो सकता है, अन्य समाज का भी समर्थन मिल सकता है, इसलिए ज़्यादा आंकड़ा मैं नहीं बता पाऊंगा। जैसे अभी पिताजी बताए 700-800, तो मैं भी इसी आंकड़े के आधार पर 800, 900, 1000 ऐसा कुछ कह सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे अपने जो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11? क्षेत्र क्रमांक 11 से फर्जी नेता मतलब भगाना है और क्षेत्र क्रमांक 11 से सिलाई की मशीन में मुहर लगाना है और विवेकानंद सीताराम यादव ने जिताना है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से इस बार एक युवा ने दावेदारी पेश की है। एक युवा जनता की सेवा के लिए चुनावी मैदान पर आ गया है। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर आप विवेकानंद यादव को देख रहे हैं, साथ ही उनके जो पिता हैं पूर्व मंडल अध्यक्ष है बीजेपी के, आप सीताराम यादव जी को भी देख रहे हैं। सीताराम यादव जी का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत है और उनके बेटे ने चुनावी मैदान में कूदने का फैसला ले लिया है। पहला सवाल सीताराम जी से। सीताराम जी, बेटे ने क्या कहा था? क्यों बेटा चुनावी मैदान पर आना चाहता था? बेटा राजनीति का रास्ता बेटे ने क्यों चुना? बेटा तो मुझे कुछ नहीं कहा था, पर मैंने राजनीति में लंबे समय से 1987 से विजयराजे सिंधिया से मैंने सदस्यता ग्रहण करके पार्टी का कार्य को निभाते आ रहा था और मैं निवर्तमान मंडल अध्यक्ष रहा। पर मेरी उम्र एकदम 60 साल के आसपास पहुंचने के कारण मैंने पुनः जिला पंचायत सदस्य के लिए अपना आवेदन संगठन को दिया था, लेकिन क्या कारण से संगठन ने मुझे अधिकृत नहीं किया, मैं उसको नहीं जानता। जो भी निर्णय किया है उसको मैं सिरधार्य मानता हूं और मैं उन्हें गलत संदेश देना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बहुत लंबे समय से कार्य करने के कारण, सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण और विपक्ष का भूमिका निभाने के साथ साथ मुझे एक बार मौका देने का था, पर मुझे नहीं दिए। मैं एक सिद्धांतवादी आदमी हूं और मैं साइलेंट बैठ गया था। मैं नहीं जानता कि ऐसा करेंगे बोल के। जी, बेटे ने क्या कहा आपसे चुनाव लड़ने को? यदि बेटे की जब मन में बात आई तो बेटे ने क्या आपको फोन में बताया था कि आपकी मुलाकात हुई थी तब बेटे ने आपको बताया? बेटे तो मुझे नहीं बताए थे, लेकिन मैंने जब बेटा जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 11 से नामांकन दाखिल करके देवभोग में आए, जब मैं मोबाइल पर देखा यूट्यूब में कि विवेकानंद भी दावेदारी कर दिया है जी, उसी को जानता हूं मैं पहले से उनको प्रोजेक्ट नहीं किया था। अच्छा महोदय, आज आपके भतीजे ने एक इंटरव्यू दिया है, गुलाब यादव। उनका कहना है कि मैंने मेरे चाचा को मना किया था कि चाचा मेरा उम्र हो गया, चाचा एक बार मुझे मौका दे दीजिए और मेरे भाई विवेकानंद को बिठा दीजिए। आपके जो भतीजा हैं उनका ऐसा कहना है, लेकिन आप नहीं माने। इस तरह का आरोप वो आपके ऊपर लगा रहे हैं। क्या ये बात कहाँ तक सही है? बात नहीं, वो थोड़ा गलत है। क्या है, पहले मैं पूछा तो बोला वो झूठ बोल दिया था। 3 दिन के पहले मैं भर चुका हूँ बोला, और वो 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद वो जाकर के नामांकन दाखिल किया। तब मैं सुना कि आज
गुलाब यादव भी नामांकन दाखिल किया है। बोलने पर मैंने उनको फोन किया, 3 बार मेरा फोन को रिसीव नहीं किया। फिर पुनः से कॉल किया, तब हाँ काका बोला और नहीं बाबू आना, थोड़ा सा बैठेंगे। क्या है, मेरे हाथ में मैं गिर गया मोटरसाइकिल से, तो चोट आ गया है, जा नहीं सकता, बाइक चलाने वाला कोई नहीं है। बोलने से 4 बजे आऊंगा बोला और शाम को 5 बजे आया और दोनों बात को रखा मैं, बेटा आप भी बड़े हो मेरा, और मेरा पुत्र भी विवेकानंद है, छोटा है, लेकिन बड़ा को समझा दूंगा तो समझ सकता है, छोटा रूठता है। और क्यों बाबू ऐसा कर दिए, बातचीत करके करना था। कैसे करोगे पापा, मेरे साथ मेरे साथी लोग हैं, मैं एबीपी से नगर मंत्री से रह चुका हूँ। मेरे साथी लोग मुझे बोले कि आपको पिताजी को होना था लेकिन नहीं हुए, तो आप भरो, हम नहीं भरेंगे बोल के लड़के को बोले, तो लड़का ने दावेदारी कर दिया। उतना जानता हूँ मैं। हाँ, तो आपको भतीजा को आपने समझाया भतीजा को, तो हाँ चाचा मैं कल आता हूँ और विचार करेंगे बोला। समय दिया मेरे को, 8-9 बजे आता हूँ बोला, नहीं आया तो मैं 10 बजे पुनः गया उनके घर। वो घर से नदारत था, मतलब घर से भाग गया था, कहीं घर से कहीं भाग गया था, मुझसे मिला नहीं। उनका तो कहना है महोदय कि मैं लगभग 1000 से 1500 वोटों के बीच में चुनाव जीत रहा हूँ। कहाँ वो जीतेगा, वो उनका काम था। आप जानते हैं कितने प्रकार का सरकार को धोखा दिया है, दुनिया जानता है, पट्टा सट्टा लेकर के, और वो कहाँ संभव नहीं है। तो ये बताइए महोदय, वो भी यादव हैं, आप भी यादव हैं, उनका कहना है कि यादव समाज का लगभग, उनका ऐसा दावा है भाई कि यादव समाज का लगभग 11 से 11,500 वोट हमको मिलेगा। नहीं, उतना नहीं है, 9,300 के आसपास है। तो उनका कहना है कि यादव समाज का पूरा वोट मेरे को मिलेगा। नहीं मिलेगा। वो ये दावा कर रहे हैं कि विवेकानंद को वोट ही नहीं मिलेगा, मेरे को सब वोट मिलेगा। नहीं मिल सकता उनको उतना। 1,500 से 2,000 के बीच सभी को मिलेगा, उसको अकेला को नहीं मिलेगा। उसको लगभग 1000 वोट मिलना मुश्किल है। उनका कहना है कि नीलकंठ बिशी जी मेरे राजा है, मैं उनका प्रजा हूँ। उड़िया में क्या पिलपोस करके वो इंटरव्यू में बता रहे थे। उनका ये भी दावा है कि मैं उनका पिलपोस होने के चलते, आप उड़िया में आप भी समझते होंगे, मैं उनका पिलपोस हूँ, तो इसके चलते नीलकंठ बिशी जी मेरे को आशीर्वाद देंगे और पंडरामाली समाज का भी ज्यादा से ज्यादा वोट मेरे को मिलेगा। उनका ऐसा दावा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पंडरामाली समाज से 2 दावेदार हैं, इसलिए उनका पिलपोस होने के नाते मैं कह नहीं सकता। दे भी सकते हैं, लेकिन उनके दोनों को 2 देने से इनको 1 देंगे। तो कहां से वो जीत पाएगा। पिलपोस होने का फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। पिलपोस मतलब क्या होता है, समझा दीजिए। पिलपोस मतलब उड़िया में बोलते हैं प्रजा। वो बाप दादा उनका प्रजा होते थे। हाँ, और ये नीलकंठ बिशी जी राजा होते थे। राजा नहीं बोलते, साहूकार बोलते थे। साहूकार। तो अभी के भाषा में है वो राजा। अच्छा महोदय, मुझे एक चीज और बताइए आप, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह की परिस्थितियां अभी निर्मित हो रही है, पंडरामाली समाज के 2 सदस्य हैं, सुभाष चंद्र पात्र जी, देशबंधु नायक जी, इसके बाद साथ चुनावी मैदान पर एक युवा है विवेकानंद यादव खड़े हैं, गुलाब खड़े हैं, धन सिंह मरकाम जी खड़े हैं, राजकुमार प्रधान जी खड़े हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह की चुनावी परिस्थितियां निर्मित हो रही है, उस स्थिति को देखा जाए तो विवेकानंद यादव जी का नंबर क्या है? विवेकानंद जी का नंबर बहुत आगे रहेगा, कम से कम 8-9 हजार के आसपास रहेगा। 8-9 हजार कितने वोट से जीत रहे हैं विवेकानंद जी? विवेकानंद जी 700-800 से मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है। क्यों? एक पिता होते हुए आप एकदम कम वोट से बता रहे हैं। नहीं, कम तो नहीं बता रहा हूँ। क्या है, 8 कैंडिडेट हैं, तो सभी लोग हर व्यक्ति के पास पहुंच रहे हैं, तो कुछ न कुछ बढ़ जाता है। इसलिए 8 कैंडिडेट में वोट जो है ना बंटवारा हो सकता है। अच्छा महोदय जी बताइए, यदि कल के डेट में यदि बीजेपी संगठन कहती है कि सीताराम जी आप पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हुए भी आपने अपने बेटे को चुनाव लड़वा दिया, आपने अपने बेटे को सपोर्ट किया, चलिए अब पार्टी से हम आपकी छुट्टी कर देते हैं, तो क्या आप तैयार हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिंबल वाली चीज नहीं है और मैं लड़के प्रोजेक्ट नहीं किया हूँ। भले मेरे पुत्र होने के नाते मैं इनका सहयोग कर रहा हूँ। मतलब पिता का फर्ज निभा रहे हैं आप? जी, पिता का फर्ज निभा रहा हूँ। जी, पिता का भी फर्ज निभा रहे हैं, पार्टी का भी फर्ज निभा रहे हैं। जी, पार्टी का भी फर्ज निभा रहा हूँ जी। और पार्टी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। भले किसी हमारे नेता जो इस संगठन में अधिकृत जो लोग किए, वो लोग भले किस टाइप का कर दिए होंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहे हैं विरोध। जी,
मतलब विरोध जैसा कोई स्थिति नहीं है। नहीं है महाराज। चलिए विवेकानंद जी से बातचीत करता हूँ। और विवेकानंद जी क्या हालचाल? सब बढ़िया है। आपके लोकल टीवी और आपको भी धन्यवाद, सभी दर्शकों को भी प्रणाम। विवेकानंद जी, भगवा गमछा टांग कर आए हो गले में, क्या संदेश देने के लिए आए हो? मेरा मानना है कि रंग किसी का भी नहीं होता, ये हर समाज हर वर्ग का है। और भगवा तो उगते सूर्य का प्रतीक है, जो मुझे एक संदेश देता है कि हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते रहो। बहुत अच्छी बात कही। दरअसल आप थोड़ा पंखा चालू कर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान गर्मी भी है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंखा जब चलेगा तो हम इंटरव्यू अच्छे से पूछ पाएंगे। विवेकानंद को पहले मैं कूल करूंगा, उसके बाद फिर विवेकानंद से हॉट वाला सवाल करूंगा। तैयार हैं आप? मैं कुछ भी पूछूंगा? जी, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपके मन मुताबिक सवाल नहीं करूंगा। जी जी जी। मेरे मन में जो सवाल आएगा उसको पूछूंगा। बिल्कुल। तैयार है ना? अच्छा ये बताइए, गुलाब यादव जी रिश्ते में क्या लगते हैं? गुलाब यादव रिश्ते में मेरे बड़े भैया लगते हैं, क्योंकि उनका जो वंश है और हमारा वंश एक ही है, बात फैमिली। उनका तो ये दावा है महोदय कि चुनाव में जीत रहा हूं। हाँ, वो तो मैं कह नहीं सकता। अब सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, ये जनता पर डिपेंड करती है कि वो किसको किसके मेहनत के आधार पर कितना उनको आशीर्वाद देती है। गुलाब के ऊपर जनता भरोसा जताएगी? मुझे नहीं लगता कि जनता उन पर भरोसा जताएगी, क्योंकि पूर्व में वो शासन को भी धोखा दे चुके हैं और जनता को भी धोखा दे चुके हैं, और इस बात से कोई भी मतलब वो नहीं होगा। क्या धोखा दिए? क्लियर करोगे तब तो होगा। देखिए, मेरे लोकल टीवी में क्लियर बात चाहता हूं मैं। जी। लोकल टीवी एक ऐसा मंच है कि मैं आपको मंच देता हूं, तो आप पूरी बातों को, मन में बातों को आप यहां तक मत रखिए, यहां से बात निकलना चाहिए और लोकल टीवी में आना चाहिए। पूरी बातों को बताइए कि उन्होंने कैसे धोखा दिया है। मैं स्पष्ट रूप से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो गुलाब यादव है, पूर्व में वो झकरपारा मंडी के मंडी अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने प्रबंधक रह चुके हैं। उस समय उन्होंने घोटाला किया था, शासन को भी धोखा दिया था और आम जनता का पट्टा लेकर के बहुत सारा राशि आहरण करके उनको भी धोखा दिया था, और जनता इस बात से अवगत है। तो जनता इसीलिए भरोसा नहीं करेगी? इसीलिए जनता भरोसा नहीं करेगी। तो फिर उनका क्यों ऐसा दावा है कि मैं 1000-1500 वोट से जीत रहा हूँ? वो तो हर कोई ऐसा कहता है, वो भी कह रहे होंगे। गुलाब का तो कहना है भाई कि मैं 8-10 घंटा मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, कर रहे होंगे, ये उनकी बात है, मैं क्या बोलूँ। अच्छा ये बताइए महोदय, शोभाचंद पात्र जी की धर्मपत्नी और श्रीमती उर्मिलाबाई पात्र पूर्व में जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी है। देशबंधु नायक की धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला देशबंधु नायक जी, वो भी पूर्व में जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी हैं। जब दोनों की पत्नियां जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है, दोनों अपनी पत्नियों को जिला पंचायत के चुनाव जिता चुके हैं, विवेकानंद एक नया खिलाड़ी है चुनावी मैदान के लिए, तो दोनों आपके ऊपर भारी पड़ेंगे कि आप उनके ऊपर भारी पड़ेंगे? उनके ऊपर मैं भारी पड़ूंगा। क्यों पड़ेंगे? कारण बता। कारण के साथ बात होगी विवेकानंद, ये नहीं भारी पड़ूंगा तो क्यों पड़ेंगे? मैं इसलिए उनके ऊपर भारी पड़ूंगा तिवारी जी, क्योंकि आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है कि वो दोनों की जो पत्नियां हैं वो 2 बार कार्यकाल में रह चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में कुछ विकास नहीं है। आप देख सकते हैं आज भी रोड रास्ता उसी स्थिति में है, आज भी लोगों के पास सर ढकने के लिए छत नहीं है। तो उनका दोनों का तो दावा है कि भाई जब हमारी पत्नियां जिला पंचायत सदस्य थी तो हम क्षेत्र में पहुंचा करते थे, विकास के कार्य को देखते थे, विकास की हमने गंगा बहा दी, विकास की गंगा के साथ साथ और जो कुछ होता है सब चीजों को उन्हें बहा दिया है, विकास का ग्राफ तेजी से बढ़ा दिया। उनका ऐसा दावा है। विकास कहाँ तक हुआ है जनता को पता है, सारे दर्शकों को पता है और आपको भी पता है तिवारी जी। मुझे कुछ भी नहीं पता है, आप समझाइए मुझे। आप एक रिपोर्टर के रूप में घूम रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है आपको हर क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। वो लोग 2-2 बार चुन करके आए हैं, लेकिन आज हम उनके गांव में जाकर के देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी छत ढकने के लिए अपना सर ढकने के लिए छत नहीं है, उसी स्थिति में है। बहुत सारे गांव मैंने देखा, जामगुरिया पारा अंतिम छोर देवोग विकास खंड के वनांचल क्षेत्र से होते हुए मैं आया, बरही, सहसखोल और दावरी भाड़ा पतेलपारा से जब होते हुए मैं आया तो आज भी वहां तक रोड रास्ता नहीं पहुंचा है। आज ये है। विवेकानंद जी, आपके विषय में आपके जो प्रतिद्वंदी हैं ये निशाना साध रहे हैं। जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया तो उनका ये कहना है कि विवेकानंद के अंदर गर्म खून है, विवेकानंद एक जवान है, इसीलिए सिर्फ इस तरह की बातें कर रहा है। यदि चुनाव जिता भी देती है जनता उनको, तो विवेकानंद को सामाजिक चीजों से, सामाजिक सरोकार या विकास की चीजों से कोई मतलब नहीं रहेगा, जमीनी स्तर पर वे काम नहीं करेंगे। ऐसे आपके प्रतिद्वंदियों का आपके ऊपर आरोप है। हम पूर्व में भी जमीनी स्तर पर कार्य कर चुके हैं। सोशल मीडिया में या फिर दिखावा करना हमारा उद्देश्य नहीं है,
पूर्व में मैं देवभोग का नगर मंत्री रह चुका हूँ एबीवीपी की तरफ से, और अपने कॉलेज का मैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। और कॉलेज के लिए मैंने बहुत सारे प्रयास किए हैं, और जो लोग इस बात को जानते हैं वो भली भांति जानते हैं। और मैं चुनाव में जीतूं या न जीतूं, मेरा जो प्रयास है वो मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे लोगों के लिए जारी रहेगा। अच्छा विवेकानंद जी, ये बताइए, आप तो लगभग पूरे पंचायतों में आपने प्रचार लगभग पूरा कर लिया होगा। जी, पूरे पंचायतों में हो चुका है। हो सकता है कोई जो छोटा पारा मोहल्ला हो वहाँ छूट गया होगा। अच्छा विवेकानंद जी, जब आप पंचायतों में पहुंच रहे हैं तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आ रही है? जब आप वहां पर पहुंचते हैं और आपके मन में ये चीज आता है, अरे यार अब तक ये काम नहीं हुआ, मैं जीतूंगा तो भाई ये काम सबसे पहले करूंगा, ऐसा कोई काम आपको दिखता है? उनमें से मुख्य जो चीजें हैं मैंने बताया अभी कि बहुत सारे लोग अभी भी कच्चे घर में रह रहे हैं, मिट्टी का घर मैंने देखा। उसके बाद बहुत सारे गांव में पेयजल की सुविधा नहीं है। बरही में मैंने देखा तो वहाँ माताओं ने मुझे घेर लिया था और बोला कि अभी भी हमारे गाँव में पेयजल की सुविधा नहीं है, जो भी नेता आता है वादा करके चला जाता है, ऐसा करके उन्होंने मुझे घेर लिया था। फिर मैंने उनको जवाब दिया कि मैं राजनीति में सफल हो या न हो, फिर भी मैं आपके गाँव के लिए, पेयजल के लिए मैं संघर्षरत रहूंगा, ऐसा मैंने उनको वादा करके आया। विवेकानंद, आप यदि देखिए चुनाव परिणाम क्या आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन विवेकानंद जी सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके यदि पक्ष में जनता का फैसला नहीं आता है, जनादेश यदि आपके खिलाफ आता है, तो क्या विवेकानंद जी अपने गांव चले जाएंगे? क्या कोई किराना का दुकान खोलकर बैठ जाएंगे? क्या विवेकानंद जी कोई सब्जी की दुकान खोलकर बैठ जाएंगे? या विवेकानंद जी छड़ सीमेंट या अन्य व्यापार में अटैच हो जाएंगे और राजनीति का रास्ता छोड़ देंगे? ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। मेरा राजनीति करने का उद्देश्य सिर्फ ऐसा नहीं है, व्यापार करना नहीं है। मैं बहुत सारे अवसरों को ठुकरा करके आया हूँ। 1300 लोगों में सीजीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैं कोलकाता से आईआईटी इंस्टीट्यूट से मैं एथिकल हैकिंग पढ़ रहा था, उसको भी मैं छोड़ करके आया हूँ। राजनीति करने का मेरा उद्देश्य जन सेवा करना है, और मैं हमेशा इस क्षेत्र में रहूंगा, संघर्षरत रहूंगा, प्रयासरत रहूंगा। अच्छा विवेकानंद जी, आपने जनसेवा करने के लिए राजनीति का रास्ता ही क्यों चुना? जन सेवा करने के लिए ऐसे तो राजनीति एक माध्यम है, हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको कर सकते हैं। अमूमन देखने में आता है कि जब भी बेटा कोई फैसला लेता है तो सबसे पहले अपने पिता से बात करता है। आपके पिताजी बता रहे हैं कि आपने जिला पंचायत का फॉर्म भर दिया और उनको बाद में मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब से पता चला। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपके पिताजी जानबूझकर मीडिया में गलत तरीके के स्टेटमेंट पेश कर रहे हैं कि बीजेपी कल के डेट में बीजेपी मेरे खिलाफ कार्रवाई ना करे? या फिर आपके पिताजी अपने बीजेपी के नेता होने का भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अपने पार्टी के जो स्तर की जो बातें हैं, पार्टी स्तर की बातों को खुलकर कहना नहीं चाह रहे? क्या लगता है आपको? मैंने जो पिताजी ने कहा वो सही बात है, और मैंने उनसे पूछा भी कि पिताजी अगर पार्टी आपको अधिकृत नहीं करती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? तो उन्होंने बताया कि नहीं बेटा, मैं संगठन प्रिय व्यक्ति हूँ और मेरे लिए उनका निर्णय सर्वमान्य है, मैं इतने सालों से काम किया हूँ, मैं उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। तो पिताजी ने ऐसा कहा। फिर हमारे युवा साथियों का एक ग्रुप है, संगठन है, उनकी एक चर्चा हुई देवभोग में, तो हमने वहाँ एक किसी युवा को प्रोजेक्ट करने की बात कही। विवेकानंद का नाम नहीं आया था तब सभी युवा ने ये सोचा कि ऐसा तो कोई युवा नहीं दिखता, कोई पीने खाने वाला है तो कोई शादीशुदा है, हमको ऐसा कोई नहीं दिखता। तो उन्हीं बीच में हमारे एक भाई ने कहा कि विवेकानंद ऐसा व्यक्ति है जो पहले से कार्य कर रहा है और वो बहुत सारी जगह भी घूमे हैं और अपने निस्वार्थ भाव से कार्य करते आ रहे हैं, इसलिए हम उनको प्रोजेक्ट करते हैं। और युवा साथियों ने मुझे प्रोजेक्ट किया तो मुझे आगे आना पड़ा। अच्छा महोदय, आप तो राजनीतिक मामलों के काफी जानकार हैं, आप मेरे साथ दूसरी बार इंटरव्यू दे रहे हैं। पिछले दिनों लोकल टीवी में पंडरा माली समाज के सभापति, सवाल को ध्यान से सुनिए ना, जवाब भी इतनी गंभीरता से दे रहे हैं आपको। पंडरा माली समाज के जो सभापति हैं नीलकंठ विशी जी ने एक बयान दिया था। उनका कहना था पंडरा माली समाज के 2 सदस्य आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, शोभा चंद पात्र जी, देशबंधु नायक जी, और दोनों के चुनाव लड़ने का फायदा तीसरे को होगा। तो पंडरा माली समाज के जो सभापति हैं नीलकंठ विशी जी, उनके इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बिल्कुल वो तो सही बात है उनका कहना, लेकिन जो मेरे विचार हैं, मेरे साथ हर समाज और हर वर्ग का व्यक्ति मेरे साथ चल रहा है और सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो आपको लगता है क्या कि बीसी जी ने जैसा बयान दिया है कि दोनों का लड़ाई का फायदा तीसरे को मिलेगा, तो ऐसा हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है? हाँ, ऐसा हो भी सकता है, वो तो हम नहीं कह सकते हो सकता है या नहीं हो सकता है। बीसी जी एक समाज के मुखिया हैं, पंडरा माली समाज के मुखिया, आपने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया? आज मैं गया था उनके पास, लेकिन वो उपस्थित नहीं थे, तो एक श्रीफल और अगरबत्ती मैं वहां भेंट करके आया हूँ। आशीर्वाद लेने कल जाएंगे?
अवश्य जरूर जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा संबंध है उनका। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से मैं आज तक उनसे भेंट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन पिताजी से बहुत अच्छा संबंध है उनका। विवेकानंद जी, लेकिन आपके लिए तो भाई कांटों कांटों का संघर्ष है। क्यों कांटों का संघर्ष है, पूछिए। क्यों है? आपके जो भाई साहब है गुलाब यादव, जी। वो समाज के सभापति हैं। तो भाई जब समाज के सभापति है तो समाज के ज्यादा लोग तो सभापति की तरफ दौड़ेंगे ना, आपको तो छोड़ देंगे। देखिए, अगर वो समाज के सभापति हैं तो समाज का काम देखें। आज तक उन्होंने समाज को क्या दिया है? आज भी यादव समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे मतलब शिक्षा से भी वंचित हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते। उनके बच्चों को पढ़ाने का वो प्रोजेक्ट करे समाज की तरफ से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मतलब जिनका सर पे कोई हाथ नहीं है, उनको बोले क्या बोले हम, उनके माता पिता नहीं है। ऐसे लोगों को शादी के लिए समाज की ओर से प्रोत्साहन करना चाहिए। समाज का जब कोई लड़का पढ़ाई लिखाई में आगे आता है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। समाज की तरफ से ये काम नहीं हो कर पा रहे हैं जो सभापति लोग हैं, इसीलिए उन लोगों को भी देख चुके हैं समाज वाले, और मुझे नहीं लगता कि समाज वाले उन पर भरोसा जताएंगे या विश्वास करेंगे। उनका कहना है कि जीत जाऊंगा तो विकास की गंगा बहा दूंगा। विकास की गंगा कितना बहाएंगे ये सबको पता है, और विकास की गंगा कहाँ तक बह रही है ये सभी को पता है। उनका कहना है कि मैं तो 10 घंटे मेहनत कर रहा हूँ और जहां भी जा रहा हूँ जनता कह रही है हमारा आशीर्वाद आपको मिल गया गुलाब जी। बस आप चुनावी जब आपका नतीजा आएगा तो आप ताज पहनने की तैयारी कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा लंबा समय लेकर एक बात बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल दोनों एक ही कुल वंशज थे। शिशुपाल जो है उनकी बुआ के बेटे थे, लेकिन किसी कारणवश उनके गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण को आज लोग मानते हैं और शिशुपाल का सर काटा गया। अब जनता तय करेगी कि शिशुपाल कौन है और कृष्ण कौन है, हालांकि दोनों भाई भाई हैं। आपने मेरे पहले इंटरव्यू में कहा था कि ये विवेकानंद निकल रहा है केंदू वंश से। आपने पहले कहा था कि वो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो से निकले थे और ये विवेकानंद केंदू वंश से निकल रहा है जी। आपने अपनी तुलना स्वामी विवेकानंद जी से की थी। महान ज्ञानी है, स्वामी जी के विषय में जितना कहा जाए कम है। तो क्या स्वामी जी के विचारों को लेकर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं? आप कोशिश करते हैं क्या कि स्वामी जी के विचार को मैं अपने अंदर आत्मसात करूं, ऐसा कुछ कोशिश करते हैं? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि युवाओं का प्रेरणा स्रोत कोई फलाना भैया या ढमकाना भैया नहीं होना चाहिए। युवाओं का प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद होना चाहिए, और मेरे भी आइडल हैं और मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उनके उद्देश्य के आधार पर चलता हूं, और मेरा जो संगठन रहा है एबीवीपी, वो भी उनको अपना आइडियल मानती है और उनके उद्देश्य के आधार पर चलती है। और मैं अपने जीवन में जितना हो सके उनके बातों को आत्मसात करता हूं। मैं शुद्ध शाकाहारी था और अभी भी हूँ, और उनके जो भी चीजें हैं धर्म के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में है, उनकी बातों को मैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ। विवेकानंद जी की ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको आप अपने जीवन में ज्यादा आत्मसात करते हैं? उनका जो बात है कि उन्होंने कहा है कि उठो और लक्ष्य के और भागो वाला, उसको मैं मानता हूँ। और एक उन्होंने कहा था शिकागो की धर्म सभा में कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना उन्होंने दी थी, उसी को मैं मान करके संपूर्ण विश्व को मैं परिवार मान करके अपने घर से आज 6 महीना हो गया, और मैं पूरे गरियाबंद जिले में मैं प्रवास करते हुए घूम रहा हूँ। हर जगह हर स्थिति को मैं देख रहा हूँ। कितने वोट से चुनाव जीत रहे हैं, क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? ज्यादा आंकड़ा तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 कैंडिडेट्स हैं, और जो है वो वोट जो है वो डिवाइडेड होने वाला है। समाज का वोट भी थोड़ा सा डिवाइडेड हो सकता है, अन्य समाज का भी समर्थन मिल सकता है, इसलिए ज्यादा आंकड़ा मैं नहीं बता पाऊंगा। जैसे अभी पिताजी बताए 700-800, तो मैं भी उसी आंकड़े के आधार पर 800-900 हजार ऐसा कुछ कह सकते हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा, अतिशयोक्ति हो जाएगी। विवेकानंद जी, आप तो अतिशयोक्ति वाली बात आप करना नहीं चाहते। जी, अतिशयोक्ति वाली मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो वो बहुत ज्यादा वो हो जाए। क्योंकि आपको पता है लोकलिटी को लोग घर घर से देखते हैं। जी, जी, तो लोग आपको घर घर में देखेंगे। अगर आज मैं कुछ बोल देता हूँ तो लोग घर घर से मुझे देख रहे हैं, कल वो लोग मुझे जानेंगे उसी बात को कि बड़बोला है, ज्यादा बोल देता है, जमीन स्तर पर कुछ नहीं कर रहा है। आप हैं क्या, बड़बोला है क्या? नहीं, मैं बड़बोला नहीं हूँ, मेरी आवाज थोड़ा ज्यादा ऊंची है, बड़बोला नहीं हूँ। आपके प्रतिद्वंदी क्यों कहते हैं आप मीठ लफड़ा हो, ज्यादा मीठा बोलते हो? नहीं, मैं मीठा नहीं बोलता, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं जैसा हूँ वैसा बोलता हूँ, और मैं 5 भाषाएं बोलता हूँ। 5 भाषाएं बोलते हैं? जी। कौन कौन सी भाषा? आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आमी मराठी हानी बोलतो, बांग्ला बोलते पारे, ओडिया, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी में क्या क्या बोलना चाहेंगे अपने अपने जो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 छत्तीसगढ़ी में मैं बोलना चाहता हूँ, ए बार क्षेत्र क्रमांक 11 से फर्जी नेता मन ला भगाना है, और क्षेत्र क्रमांक 11 से सिलाई की मशीन में मुहर लगाना है, और विवेकानंद सीताराम यादव ने जिताना है। 5 साल सिलाई करते जाना है। जी।
5 साल सिलाई करेंगे, नारी शक्ति को, महिला शक्ति सशक्तिकरण करेंगे और उनको आगे लाएंगे। दुर्गा शक्ति को मैं आह्वान करता हूँ। तो आप विवेकानंद यादव जी को सुन रहे थे, काफी बेहतरीन इंटरव्यू उन्होंने दिया है। उनके पिता को आप सुन रहे थे, उनके पिता ने ये कहा है कि बेटे ने जिला पंचायत का जो आज जब फॉर्म भर दिया तो उनको यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पता चला था कि बेटे ने निर्णय लिया है। उनका कहना है कि पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है। आज मेरी उम्र 60 साल हो गई है, पार्टी संगठन के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ युवा विवेकानंद जी को सुन रहे हैं। विवेकानंद जी के विषय में आज एक नई बात हमको पता चली। विवेकानंद जी को 5 भाषाओं का ज्ञान है और 5 भाषाओं के विषय में उन्होंने हमको बताया है। विवेकानंद जी का दावा है यदि चुनावी मैदान में जीतता हूं तो जनता की सेवा के लिए 24 घंटा चुनावी मैदान में खड़ा नजर आऊंगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।